नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, मोदी सरकार को खरी खरी सुनाते हुए देश छोड़ने की बात क्यों की। साथ ही राइट विंगर यूट्यूबर माने जाने वाले अजीत भारती ने बीजेपी वालों को ही गालियां देते हुए बीजेपी आईटी सेल पर क्यों आरोप लगाया कि बीजेपी वाले सरकार से सवाल करने पर उन्हें ही डीप स्टेट बता रहे हैं। जैसे विपक्षी नेताओं को सरकार से सवाल करने वाले कई पत्रकारों को विदेशी एजेंट बताया जाता है, वैसे ही सरकार से सवाल करने पर और एक मुद्दे को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करने पर अजीत भारती जैसे लोगों को भी डीप स्टेट बताया जा रहा है। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर आखिरकार मोदी सरकार क्यों फंस गई है। साथ ही विपक्षी नेता भी इस मुद्दे पर बटे हुए नजर आ रहे हैं कि जो नया नियम लागू किया है, यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, उसमें विरोध वालों के साथ खड़ा हुआ जाए या फिर सरकार जो नियम लेकर आई है उसका समर्थन किया जाए। विपक्षी नेताओं के बयान आपको सुनाएंगे, मोदी सरकार के मंत्री के सांसद के तर्क आपको सुनाएंगे। पहले बताते हैं कि आखिरकार नए नियम क्या है जिसे लेकर बवाल कटा है और अलग अलग राय सबकी देखने को मिल रही है। यूजीसी ने नए नियम लागू किए। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियम आए। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। हालांकि टीवी पर इसकी चर्चा नहीं है। हो सकता है मोदी सरकार ने मैनेज किया हो कि भैया इस पर डिबेट नहीं करनी है। ऐसा कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा सरकार के लिए खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ अपना परंपरागत वोट बैंक है, एक तरफ बड़ा वोट बैंक है। तो इसी मझधार में मोदी सरकार फंसी हुई है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। सोशल मीडिया पर कल तक जो मोदी सरकार के योद्धा हुआ करते थे, आज उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किस बात को लेकर? नए नियम जो आए हैं उसमें पहले और अब में क्या अंतर है। 2012 में यूजीसी के जो नियम आए थे उसमें जातिगत भेदभाव के मामले में ओबीसी वर्ग शामिल नहीं था, लेकिन 2026 में जो नियम आए हैं उसमें एससी छात्रों, एसटी छात्रों और ओबीसी छात्रों के साथ अगर कोई भेदभाव होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन वर्गों के साथ भेदभाव हुआ तो कार्रवाई होगी, यानी ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। हर संस्थान में भेदभाव पर सुनवाई के लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें एससी प्रतिनिधि होंगे, एसटी प्रतिनिधि होंगे, ओबीसी प्रतिनिधि होंगे और एक महिला प्रतिनिधि का होना भी अनिवार्य है। शिकायत के लिए सिस्टम हेल्पलाइन बनेगी। टाइम लिमिट फिक्स होगी। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में कार्रवाई शुरू करनी होगी। 60 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। दोषी पाए गए तो क्या होगा? चेतावनी दी जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा, निलंबन हो सकता है और निष्कासन भी हो सकता है। विरोध क्यों हो रहा है? जनरल कैटेगरी छात्रों का दावा है कि नियम उन्हें पहले से दोषी मानता है। एससी, एसटी, ओबीसी को पहले से पीड़ित मान लिया गया है। अगर जनरल कैटेगरी का छात्र भेदभाव का शिकार हो तो उसके लिए सुरक्षा कहां है? इसके अलावा फर्जी शिकायतों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। ड्राफ्ट में पहले था झूठी शिकायत पर जुर्माने का प्रावधान, लेकिन जो फाइनल वर्जन आया उसमें झूठी शिकायत पर जुर्माना हटा दिया गया है। छात्रों की चिंता है कि इससे नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। छोटी छोटी शिकायतों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, करियर बर्बाद होने का खतरा है। इस तरह की तमाम चिंताएं वो लोग जता रहे हैं जो यूजीसी के इन नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। वही नियमों के समर्थन में तर्क दिया जा रहा है कि जातिगत भेदभाव समाज की बड़ी सच्चाई है और शिक्षण संस्थानों में भी जातिगत भेदभाव होता है, इसीलिए कड़े नियम की आवश्यकता थी। तो ऐसे लोग इन नियमों का स्वागत कर रहे हैं। तो दोनों के अपने अपने लॉजिक हैं और इस मामले पर ऋचा अनिरुद्ध ने 26 जनवरी के दिन क्या लिखा है, पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद विपक्षी नेताओं की राय भी आपको दिखाएंगे। ऋचा अनिरुद्ध लिखती हैं, गणतंत्र दिवस पर यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या हमारे संविधान ने जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ नाइंसाफी करने का संदेश दिया है। मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग सक्षम हैं उन्हें फौरन ये देश छोड़ देना चाहिए। इस देश को आपकी जरूरत नहीं है। आज भी कई शिक्षण संस्थानों में ब्राह्मण छात्र अपना सरनेम छुपाते हैं। शर्मा के लिए एस, द्विवेदी के लिए डी लिखते हैं क्योंकि धमकी मिलती है, तुझे तो हम देख लेंगे। अब ये धमकी सच होने जा रही है। आप यहां रहेंगे तो कभी भी जेल जा सकते हैं, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। यूजीसी रोल बैक हैशटैग दिया है ऋचा अनिरुद्ध ने। तो ऋचा अनिरुद्ध कहती है कि शिक्षण संस्थानों में ये हालात आ गए हैं कि ब्राह्मण छात्रों को अपना सरनेम छुपाना पड़ता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जातिगत भेदभाव एक बड़ी सच्चाई है। किसी के साथ भी जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन यह भी सच्चाई है कि कई बार झूठी शिकायतें भी सामने आती हैं। उस पर जुर्माने का जो प्रावधान हटाया गया है, उसे लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो थोड़ा लॉजिकल हो सकते हैं। लेकिन यह कहना कि ब्राह्मण अपना सरनेम छुपाते हैं, इस तरह के दिन आ गए हैं, यह मुझे लगता है कि ऋचा अनिरुद्ध ने ज्यादा लिख दिया। हालांकि जो नए नियम आए हैं उन्हें लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। संविधान सबको सवाल उठाने का अधिकार देता है। संवैधानिक तरीके से हर किसी को अपने लिए इंसाफ मांगना चाहिए। अगर कहीं ज्यादती हो रही तो सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल कास्ट हो। हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन मोदी सरकार में आवाज उठाने का क्या हाल हो रहा है, इसे अब वो लोग भी महसूस करते हैं जो सरकार का समर्थन करते आए हैं, विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाते आए हैं। आज सवाल पूछने पर उन्हें भी डीप स्टेट बताया जा रहा है। अजीत भारती क्या कहते हैं? यूट्यूबर अजीत भारती गाली देते हुए, अक्सर जो उनके वीडियो में लैंग्वेज होती है उसी तरह की भाषा बीजेपी वालों के लिए भी इस्तेमाल करे आजकल, और कहते हैं मुझे इन बीप 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 आईटी सेल वालों ने डीप स्टेट एजेंट बता दिया। बीप बीप बीप, थोड़ी तो लज्जा कर लेते बे। तो अजीत भारती कहते आईटी सेल वाले हमें भी डीप स्टेट बता रहे हैं। जब सरकार का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया के योद्धा ही सरकार से सवाल करने लगे तो बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की बचकाना सफाई सामने आई। अपने समर्थकों को एक तरह से समझाते हुए 2026 के नियमों को लेकर निशिकांत दुबे मूर्ख बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं। 2023 के नियम दिखाते हैं, 2023 का ये लेटर दिखाते हैं, और उसे जब दिखाते हैं तो उसके बाद अजीत भारती जैसे लोग जवाब देते कि क्या आपने मूर्ख समझा है। बात हो रही 2026 के नियमों की, और निशिकांत दुबे क्या लिखते हैं, 10% आरक्षण गरीबों को देने वाले के खिलाफ कौन, ये पत्र है, पढ़ लीजिए, जिसमें यूजीसी साफ कह रही है कि किसी भी समाज, जाति, वर्ग, धर्म या संप्रदाय के तौर पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के आर्टिकल 14 की मूल भावना का सम्मान मोदी की गारंटी है। तो पत्र पढ़ने की नसीहत देते हुए निशिकांत दुबे 2026 में 2023 का लेटर पढ़ाते हैं। मुद्दा उठा है 13 जनवरी 2026 को जो नए नियम आए उनको लेकर, और 2023 का लेटर दिखाते निशिकांत दुबे। उसके बाद क्या कहते हैं, जब पब्लिक ने धोया कि 2023 का लेटर क्यों दिखा रहे हैं, क्या मूर्ख समझा है, तो निशिकांत दुबे फिर सफाई देते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए, यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। संविधान को आर्टिकल 14 एवं 15 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला। 1990 मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय केवल मोदी जी ने दिया। इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म होगी। तो निशिकांत दुबे यूजीसी के नियम को लेकर 10% आरक्षण का हवाला देते हैं। कहते कि आपके लिए कुछ किया है तो मोदी सरकार ने किया है। जब मोदी सरकार का समर्थन करने वाले पत्रकार, यूट्यूबर सरकार को ही सुनाने लगे तो रणविजय सिंह क्या कहते हैं, जनरल कैटेगरी वाले कुछ लोग खुश थे कि अब्दुल टाइट किया जाएगा, लेकिन मोदी जी ने रातों रात जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। हालांकि दोस्तों इस मसले पर विपक्ष भी बटा हुआ नजर आ रहा है। दो नेताओं के बयान में आपको दिखाता हूं यूजीसी के नए नियमों को लेकर। प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे गुट की सांसद, वो क्या कहती हैं, कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में भेदभाव क्यों? झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? भेदभाव को कैसे परिभाषित किया जाए? शब्दों से, कार्यों से या धारणाओं से? कानून के लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट, सटीक और सभी के लिए समान होनी चाहिए। अतः कैंपस में नकारात्मक माहौल बनाने की बजाय मैं आग्रह करती हूं कि यूजीसी की यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या उसमें आवश्यक संशोधन किए जाए। तो प्रियंका चतुर्वेदी नए नियमों को वापस लेने की मांग कर रही हैं या संशोधन की मांग कर रही हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी क्या कहते? वो मोदी सरकार के इन नए नियमों का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। यूजीसी के नए नियम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। ये नियम विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने के लिए है। सामंतवादी इन नियमों के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं, यानी कि सामंतवादी जातीय उत्पीड़न को अपना अधिकार मानते हैं और उसे जारी रखना चाहते हैं। किस बिल में छिपे हैं बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाने वाले।
तो राजकुमार भाटी यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि इससे जातिगत भेदभाव कम हो सकता है। दोस्तों, जातिगत भेदभाव समाज में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी एक सच्चाई है, हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है जो कि शर्मनाक है। 21वीं सदी में किसी के साथ भी जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी सच्चाई है, हमारा संविधान ये अधिकार देता है और हर किसी को अधिकार होना चाहिए कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई ना होने पाए। अब इस मुद्दे पर आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार के सामने वो हालात आ गए हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। अब इस मुद्दे के राजनीतिक नफा नुकसान की बात करें तो मोदी सरकार यहां पर फंसी नजर आती है, क्योंकि अगर ये नियम वापस लिए जाते हैं तो ओबीसी वर्ग में और पिछड़े वर्ग में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। दूसरी तरफ मोदी सरकार अगर विरोध की आवाज को नहीं सुनती है, यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उसमें संशोधन नहीं करती है, तो अपना जो परंपरागत वोट बैंक आजकल जो माना जाता है कि जनरल कास्ट बीजेपी को ज्यादा समर्थन देते हैं, तो उस वोट बैंक को नुकसान हो सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।